हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के एक वाक्य में सभी प्रश्नों के उत्तरों का हल। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इसके अध्याय 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, पाठ से। पहला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पार्सेक किस राशि का मात्रक है। तो जो पार्सेक होता है ये दूरी का मात्रक है। किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर है तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 20 है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा। तो यहाँ पर जो अल्पतमांक है वो हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। थर्ड है, बल के मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। मूल मात्रक में लिखना है न्यूटन को किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो बल का जो मात्रक है वो हो जाएगा, क्या है यहाँ पे बल का मात्रक है, ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड वर्ग। जब प्रति लगता है तो s-2 नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग। चौथा है, परमाणु नाभिक के आमाप की कोटि कितनी होती है। तो परमाणु नाभिक जो होता है उसकी आमाप की कोटि रहती है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर तक। पांचवा प्रश्न इसमें है, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। मूल राशियों की आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है। तो मूल राशियाँ क्या होती है। तो मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है या नहीं होती है, यानी कि जो स्वतंत्र होती है वो मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी मूल राशियाँ होती हैं। फिर है अगला, एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्पियर और न्यूटन में जो मूल मात्रक है वो आता है एम्पियर, जो कि धारा का मात्रक है। इसके बाद अध्याय 3, सरल रेखा में गति। यहाँ पर पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो जब कोई वस्तु एक नियत वेग से गतिशील होती है तो उसका जो त्वरण होता है वो हो जाता है 0। कितना होता है, तो इसका जो त्वरण होता है वो रहता है 0। त्वरण ऋणात्मक होने की स्थिति में स्थित समय ग्राफ कैसा प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वो ऋणात्मक ढलान वाला प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, ऋणात्मक ढलान वाला प्राप्त होता है। आप चाहे तो यहाँ पर वक्राकार भी लिख सकते हैं। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा। जब वृत्तीय गति होती है तो वहाँ पर विस्थापन जो होता है पूर्ण होने पर वो हो जाता है 0। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो यह व्यक्त करता है विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु होती है। तो ये जो वस्तु होती है यह होती है बिंदु वस्तु। किस प्रकार की वस्तु है, ये बिंदु वस्तु है। छठा प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे सहयात्री की गति कितनी होती है। तो ये हो जाती है 0। दूरी अशून्य होने पर भी वस्तु का विस्थापन 0 कब होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या है कि यदि कोई वस्तु एक बिंदु ए से गति करती है और बी पर चल जाती है और दोबारा से क्या होता है कि यह वस्तु बी से वापस से ए बिंदु पर आ जाती है, तो इस स्थिति में क्या हुआ कि दूरी तो अशून्य नहीं होगी किंतु विस्थापन 0 हो जाएगा, है ना। ये इसका उदाहरण भी हो गया। आप चाहे तो वृत्तीय गति भी ले सकते हैं कि वृत्तीय गति में क्या होता है ना, उदाहरण भी हो गया। और ये यहाँ पर क्या होगा, यदि कोई वस्तु ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है ना, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है इस दिशा में और वापस से ए बिंदु पर आ जाती है, तो इस समय जो यहाँ पर दूरी तय हो रही है वो हो जाती है दूरी 2πr। दूरी कितनी हो जाती है 2πr, लेकिन वापस से बिंदु ए पर आ गई है इसलिए विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया है। अगला पाठ, अध्याय 4, समतल में गति। पहला प्रश्न है, शून्य सदिश किसे कहते हैं, परिभाषा आपको लिखना है।
तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तो वह शून्य सदिश कहलाता है। प्रक्षेप्य क्या है, तो प्रक्षेप्य की परिभाषा आपको लिखना है। क्या होता है कि जब हम किसी पिंड को, जैसे पृथ्वी तल होता है, ये ऊर्ध्वाधर तल होता है, तो जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंके तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता हुआ पृथ्वी के अन्य बिंदु पर जाकर गिर जाता है। तो वस्तु की इस गति को बोला जाता है प्रक्षेप्य गति, और फेंके गए पिंड को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य। थर्ड, किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो हमें एकांक सदिश की जो है सूत्र लिखना है। तो एकांक सदिश को हम ए कैप से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए कैप बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। ए कैप बराबर ए वेक्टर बाय ए वेक्टर मॉड। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में लिखिए। ओमेगा के वेग, ओमेगा को कोणीय वेग से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसके पदों में लिखना है। तो ये हो जाएगा ए बराबर, अभिकेंद्री त्वरण को ए से भी व्यक्त करते हैं, इसको एफ से भी व्यक्त करते हैं, जैसा आप व्यक्त करना चाहें। तो इसका हो जाएगा, हम यहाँ ए के आंसर लिख रहे हैं इसमें, तो ओमेगा स्क्वायर आर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। फिर है द्विमीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरम की गोटी की गति। ये क्या है, ये भी द्विमीय गति का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा इसमें बिलियर्ड बॉल की गति, बिलियर्ड बॉल की गति, ये भी कौन सा उदाहरण है, ये भी द्विमीय गति में होता है। समतल में होने वाली गतियाँ द्विमीय गतियाँ कहलाती है। और थर्ड उदाहरण हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की वृत्तीय मार्ग में गति। तो ये थर्ड उदाहरण यहाँ पर हो गया, है ना। जब सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह का चक्कर लगाता है वृत्तीय दिशा में या वृत्तीय मार्ग में, तो उसकी गति भी द्विमीय गति में आती है। अगला है कि हम समतल में गति करते हुए एक कण के किसी क्षण निर्देशांक 3,4 है, तो मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी यहाँ पर हो जाएगी 5 इकाई। 5 और इकाई आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि दूरी के पीछे कोई ना कोई मात्रक जरूर आता है। अब कैसे आया 5, तो यहाँ पर मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स 3 है, वाई 4 है, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 5। सातवां, विमीय गति में एक समान त्वरित गति के विस्थापन समीकरणों को लिखिए। तो यहाँ पर हमें विस्थापन समीकरण लिखना है। तो एक समान त्वरित गति जो होती है यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए ही होती है, और दोनों कंडीशन में हमें विस्थापन समीकरण लिखना है। तो पहला एक्स अक्ष के सापेक्ष हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, कोष्टक में आपको टी लिखना है, यानी कि समय को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। एक्स टी इक्वल पी एक्स 0t प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। विस्थापन का समीकरण है ये। एस बराबर, ये वाला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हमने इसको बनाया है, इससे इसको लिखा है। ये एक्स अक्ष के लिए है, तो यहाँ पर हमने एक्स टी बराबर यू प्रारंभिक वेग को हमने वी एक्स 0 से डिनोट किया है, बाकी सब एज इट इज़ हैं, एक्स अक्ष में है। उसी प्रकार से यदि हम वाई अक्ष में लिखें तो हो जाएगा वाई टी इक्वल टू वी वाई 0t प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये विस्थापन समीकरण है दोनों। फिर है कि प्रक्षेप्य पथ के किस बिंदु पर चाल अधिकतम होती है और किस बिंदु पर न्यूनतम होती है। तो प्रक्षेप्य बिंदु पर, प्रक्षेप्य पथ के किस बिंदु पर, तो यानी कि प्रक्षेप्य बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, प्रक्षेप्य बिंदु पर अधिकतम होती है, और उच्चतम बिंदु पर, ये न्यूनतम होती है। प्रक्षेप्य पथ के प्रक्षेप्य बिंदु पर चाल अधिकतम होती है और उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होती है।
फिर है नवा प्रश्न यहाँ पर, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण इन दोनों के मध्य में बन जाता है। 10वां, कि क्या प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का त्वरण उसके वेग के सदैव लंबवत होता है। यहाँ क्या बोला है, सदैव लंबवत होता है। यदि बोलता है कि क्या लंबवत हो सकता है, तो बिल्कुल हम लिख देते हैं कि हाँ बिल्कुल लंबवत हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला है कि सदैव होता है, सदैव नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको नहीं लिख देना है ना। एक कुछ समय के लिए ही ये लंबवत हो पाते हैं, बाकी हमेशा लंबवत नहीं होते हैं। के बाद 11वां प्रश्न है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव कोण पर फेंकें कि गेंद अधिकतम दूरी तक जाए। यदि अधिकतम दूरी हमें प्राप्त करना है तो हमें गेंद को 45 डिग्री 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। अध्याय 5 गति के नियम। पहला प्रश्न, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भारी द्रव्यमान वाली वस्तु जो होती है उसका जड़त्व अधिक होता है और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, क्योंकि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप होती है। संवेग का ऐसा मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, और इसका विमेय सूत्र हो जाता है mL/t-1। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है, इसको हम यदि सूत्र के रूप में लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है F बराबर ma। क्या प्राप्त होता है, F बराबर ma हमें मिलता है। और यदि हम द्वितीय नियम को मूल रूप से लिखें, है ना, द्वितीय नियम को यदि हम मूल रूप से लिखें तो ये होता है dp बटा dt बराबर f। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाता है। आप यहाँ बराबर की जगह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी लगा सकते हैं इसमें, dp बटा dt अनुक्रमानुपाती f, है ना। तो आपको ये लिखना है एग्जाम में, क्योंकि इसको राइट माना है। ये मूल रूप में आता है, किस में आता है, यह न्यूटन के द्वितीय नियम के मूल रूप में ये दोनों आते हैं। उसके बाद यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो उस पर लगने वाला कुल परिणामी बाह्य बल शून्य हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तो हमें लिखना है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसका कुल परिणामी बल शून्य होगा। पानी पर तैरते m द्रव्यमान के एक कॉर्क पर नेट बल का मान कितना होगा। तो नेट बल का मान होगा 0। वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिणाम व दिशा बताइए। तो जब वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। जब कोई बल कार्य ही नहीं कर रहा है तो उसकी दिशा क्या रहेगी। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो यदि पिंड एक समान वेग से चल रहा है तो उसको उसी वेग में नियत रखने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अध्याय 6 कार्य ऊर्जा शक्ति और ऊर्जा। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो शक्ति है यह आ जाएगी 10 वाट। क्या आ जाएगी, 10 वाट आ जाएगी। कार्य का ऐसा मात्रक लिखिए। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। शक्ति का ऐसा मात्रक लिखे तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। जब बल तथा विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो कार्य जो है वो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा यदि अधिक कोण है तब। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखे। तो जो स्प्रिंग नियतांक होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखे। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण जो आइंस्टाइन ने दिया था उसका समीकरण है E बराबर mc²। एक में संघट्ट किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। तो जब दो पिंड एक ही रेखा में परस्पर संघट्ट करते हैं तो उनकी जो संघट्ट होती है वो एक में संघट्ट कहलाती है। और द्विमीय गति संघट्ट क्या होता है, जब कोई वस्तु या पिंड दो विमाओं के अंतर्गत आपस में टकराते हैं या संघट्ट करते हैं तो उनकी जो ये संघट्ट होता है वो द्विमीय संघट्ट कहलाता है। इस प्रकार से आप इनके डेफिनेशन
कर लें। अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। यहाँ पर पूछा है कि किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है, तो उसके विशेष होता है केंद्रक पर या माध्यिकाओं के समगमन बिंदु पर, माध्यिकाओं के संगमन बिंदु पर ये उसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होता है? कब संपाती नहीं होता है? जब वस्तु बहुत बड़ी होती है। जब वस्तु कैसी हो? जब वस्तु बहुत बड़ी हो उस समय क्या होता है कि ये द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं हो पाते हैं। उड़न गति करते पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के किसी कण के रैखिक वेग के मध्य कितना कोण बनता है? तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण इनके मध्य में बन जाएगा। किसी ठोस गोले को पीटकर उसी त्रिज्या की, है ना, आकार समान रखा है, उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार चकती के रूप में बदल दिया जाता है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहेगा। डिटेल में इसका सॉल्यूशन हमने कर रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर इनके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वहाँ से देख सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित क्यों रहेगा। इसका रीजन भी वहाँ पे बताया गया है। यदि हम यहाँ पर इसी में सारे कारण भी बताएंगे, जो डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, शॉर्ट में हम इसको फिनिश कर लें। यदि पृथ्वी के समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका जो समय है वो बढ़ जाएगा। तो समय क्या होगा? समय बढ़ जाएगा। पृथ्वी के समीप, पृथ्वी की सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। तो पृथ्वी के समीप जो पलायन चाल होती है उसका मान हो जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी तल से जो इनकी ऊंचाई होती है वो होती है 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। पृथ्वी सतह के समीप भारहीनता कब परिलक्षित होती है? तो जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है तो हमें ये भारहीनता महसूस होती है। जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो, हमें क्या होता है? भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखे। तो खोखले गोले के अंदर हो जाएगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी 0 होता है। दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एफ डैश इक्वल टू, और एफ हमें प्राप्त होगा। तो दूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्रुवीय उपग्रह की सहायता से। किसी उपग्रह को अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है उपग्रह और ग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। उपग्रह व ग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ये प्राप्त होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध बताइए। तो यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर होता है माइनस dv बटा dx के। यहाँ पर I गुरुत्वीय क्षेत्र है और v गुरुत्वीय विभव है। आप चाहें तो यदि त्रिज्या r के रूप में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं I बराबर माइनस dv बटा dr। दोनों ही सही है, आप चाहे तो ये लिखें, आप चाहे तो ये लिखें। अध्याय 9, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रत्यस्थालक। प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर किसी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो अधिकतम ऊंचाई होती है 10 किलोमीटर तक। तनन प्रतिबल किसे कहते हैं? तो जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में कमी होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न या संपीड़क प्रतिबल कहते हैं। आयतन विकृति किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार से लगाया जाए कि उसका आयतन तो स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं? तो विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तार के यंग मापांक या यंग गुणांक का सूत्र लिखिए। तो तार के यंग गुणांक का सूत्र होता है y इक्वल mgl बाय पाई आर स्क्वायर एल। ऊपर का L कैपिटल, नीचे का L स्मॉल, ध्यान रखें। y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल की विधि द्वारा सत्यता की जांच की जा सकती है। कारण दीजिए। तो हाँ, इसकी जो जांच है वो की जा सकती है क्योंकि ये संबंध सही है। क्योंकि ये जो संबंध यहाँ पर है y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल, ये संबंध सही है। तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम व इस्पात में सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो इन तीनों में से जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो है इस्पात। प्रत्यानयन बल व बाह्य विरूपक बल के मान समान कब होंगे? तो जब वस्तु में विकृति प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर होती है तभी विरूपक बल और प्रत्यानयन बल के बराबर होता है, किंतु विपरीत होता है। मान बल समान तब होता है तो ये प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर हो तभी ये समान होते हैं। अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण। श्यान बल का सूत्र लिखिए। तो श्यान बल के दो सूत्र होते हैं। पहला होता है माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, और दूसरा होता है 6 पाई ईटा आर पी। गैस दाब क्या है? तो गैस दाब की परिभाषा है कि वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर को गैस दाब कहा जाता है। तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है वेंटूरी मीटर या वेंचुरी मीटर। किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर ताप इसका कम हो जाएगा। किसी द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है पृष्ठ तनाव। मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्तचाप अधिक क्यों होता है? इसका कारण हमें लिखना है। तो इसके दो आंसर हैं, यानी कि आंसर तो सेम ही है लेकिन आप इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। या तो इस प्रकार से आप लिखें या इस प्रकार से आप लिखें। तो देखिए, मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्त स्तंभ की ऊंचाई अधिक होती है, अतः मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि द्रव का दाब का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर एच डी जी। इससे ये पता चला कि जो P है वो H के समानुपाती होता है। तो अतः हृदय से मस्तिष्क की दूरी कम होती है तथा पैरों की दूरी अधिक होती है, अतः पैरों पर रक्तचाप मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्यों निर्भर नहीं करता है? इसका कारण हम लिखेंगे कि पृष्ठ तनाव द्रव के सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर कार्यरत लंबवत स्पर्शी बल के बराबर होता है और यह बल पृष्ठ के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, अतः पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी पात्र के भीतर भरी गैस का दाब मापने वाला उपकरण का नाम लिखिए। तो भरी गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर जो उपकरण है उसका यूज किया जाता है। बहते हुए द्रव में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहते हुए द्रव में गतिज ऊर्जा होती है। इसमें दाब अधिक होगा छोटे बुलबुले में या बड़े बुलबुले में? तो छोटे बुलबुले में दाब अधिक होता है। केशिकीय उन्नयन का एक व्यावहारिक उदाहरण दीजिए। तो केशिकीय उन्नयन का उदाहरण है कि लालटेन में बत्ती के धागों के बीच बने केशिकाओं द्वारा तेल ऊपर चढ़कर जलता है, तो यही इसका उदाहरण होता है। हवा या आंधी आने पर छत का उड़ना
इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है दाबांतर के कारण। दाबांतर के कारण जो हवा आती है उसके कारण टीन की छतें उड़ जाती है। क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है? तो नहीं बढ़ती है। नहीं बढ़ती है क्योंकि वर्षा की बूंदें अंत्यचाल से नीचे गिरती हैं। अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण। पहला प्रश्न, इस प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है? तो ये प्रक्रिया है गलन की प्रक्रिया। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये विधि होती है विकिरण की। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा मात्रक क्या है? तो यहाँ पर इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो है जूल प्रति मोल केल्विन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम। इस वस्तु का ताप दोगुना कर देने पर वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी 16 गुना। कितना गुना बढ़ेगी? 16 गुना बढ़ जाएगी। इस प्रकार के पदार्थों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो ये होता है द्रव तथा गैस में। इस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने के संबंध समान होते हैं? तो ये होते हैं -40 डिग्री पर। -40 पर। रोटी सेकने के तवे का पेंदा मोटा लेते हैं, यह उदाहरण है ऊष्माधारिता या ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा का? तो ये उदाहरण है ऊष्माधारिता का। क्या उदाहरण है? ऊष्माधारिता का। जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता संवहन की विधि द्वारा। संवहन की विधि द्वारा। कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, है ना। वास्तविक मान यही है इसका, 1 कैलोरी इक्वल 4.18 जूल। कभी कभार ऑब्जेक्टिव या कुछ में जो ऑप्शन है यदि वो मिलता है तो वहाँ पर 1 कैलोरी बराबर 1.2 जूल, 4.2 जूल, क्या है 4.2 जूल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए 4.18 है यानी कि 4.20 के इक्वल लगभग है, इसलिए 4.2 जूल भी इसे हम बोल सकते हैं। रियल मान ये वाला है। जल के असामान्य प्रसार का एक लाभ भी लिखिए। तो जल का असामान्य प्रसार का यह लाभ होता है कि ठंडे देशों में तालाब में जो सतह होती है उस पर तो बर्फ़ जम जाती है, जिससे क्या होता है मछलियाँ उसकी तली में चल जाती हैं और वो जीवित रह पाती हैं। CO2 के त्रिक बिंदु का ताप 216.55 केल्विन हो तो उसे ताप को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। तो जब आप व्यक्त करेंगे तो सेल्सियस का मान आएगा -56.45, ये तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, -56.45 डिग्री सेल्सियस से हम यहाँ पर, और फ़ारेनहाइट में जो मान आएगा वो आ जाएगा 69.61 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों मान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अध्याय 14 दोलन। सरल आवर्त गति किस राशि के संरक्षण के नियम का पालन करती है? तो ये करती है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन। सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन एवं मध्य कलांतर कितना होता है? तो यहाँ पर जो कलांतर होता है वो होता है 180 डिग्री का। सरल लोलक को खान में ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई गोलक के केंद्र तक क्यों मापते हैं? क्योंकि गोलक का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर स्थित होता है, इस कारण से सरल लोलक की प्रभावी लंबाई गोलक के केंद्र तक मापते हैं। स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं? परिभाषा आपको लिखना है। तो परिभाषा है कि किसी स्प्रिंग की लंबाई में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल को स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। के बाद लास्ट अध्याय है 15 तरंगे। तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का संचरण किया जाता है? तो तरंग द्वारा जो ऊर्जा होती है इसका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो आवश्यक प्रतिबंध यह है कि जो माध्यम होना चाहिए वो बद्ध माध्यम होना चाहिए।
बंद ऑर्गन पाइप में किस प्रकार के सनांदी प्राप्त होते हैं? तो इसमें केवल विषम सनांदी प्राप्त होते हैं, केवल विषम सनांदी इसमें प्राप्त होते हैं। सम सनांदी क्या होते हैं? सम सनांदी क्या होते हैं? तो वे स्वर जिसकी आवृत्ति वे स्वर जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की समगुणक होती है, सम सनांदी कहलाते हैं। कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपके सारे एक वाक्य के उत्तर थे, वन वर्ड क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।